हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डी कोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। शुरू करते हैं, टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान डबल गेम विद यूएस एंड चाइना। इसमें समझेंगे हम जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो किस प्रकार से यूएस एंड चाइना के बैलेंस पर रिलाई करती है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। सेकेंड है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। थर्ड कंसेप्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फोर्थ देखेंगे हम रिगार्डिंग बेलेम समिट। 3-4 फैक्ट्स हैं। लास्टली कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे जो कि आप स्किप नहीं कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं तो पाकिस्तान डबल गेम विद यूएस एंड चाइना, इसको बोला गया है टिकट टू इट्स डिजास्टर। पाकिस्तान के पतन का ये कारण हो सकता है। स्टार्ट कैसे करता है ध्यान दीजिए। तो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स ऑन वन साइड विद चाइना, अदर साइड विद यूएस। अगर चाइना की बात करते हैं तो पाकिस्तान का उसको ऑल वेदर फ्रेंड कहा जा सकता है। अगर यूएस की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली यूएस ने वॉर की बात हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात हो, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। इसको समझते हैं हम एक डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर देखो ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान बैलेंस करना चाह रहा है चाइना को एंड यूएस को। तो कारण क्या है इसका? पहला है डोमेस्टिक इम्पेरेटिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है काफ़ी फ्रेजाइल है। क्यों? बिकॉज उसका इम्पोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसको हमेशा फंड्स की नीड रहती है। सेकेंड कहता है ट्रांजैक्शनल कैलकुलस। इस टर्म का मतलब क्या है? तो बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए रिश्ता बनाना। मतलब आपसे मेरे को फ़ायदा है तो हमने दोस्ती कर ली आपसे, जब फ़ायदा निकल गया उसको तोड़ भी सकते हैं। तो ट्रांजैक्शनल स्थिति में उसको गेन क्या हो सकता है? इमीडिएट डिप्लोमेटिक गेन्स। जनरली ऐसे रिलेशंस बनाए जाते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, ठीक है। तो कैसे करेगा? अपनी ज्योग्राफी को यूज़ करते हुए। तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है? आप मैप में देखोगे तो पाकिस्तान लाई करता है साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, इनके जंक्शन पर। देखिए मैप से समझते हैं। पाकिस्तान यहाँ है, साउथ एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया। तो इसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है इसका मिनरल रिच होना। तो अल्टीमेटली क्या है? एक तरफ डोमेस्टिक मजबूरी है, सेकेंड डिप्लोमेटिक मजबूरी है। दोनों को मेंटेन करने के लिए चाइना एंड यूएस बोथ को बैलेंस करके चलना चाह रहा है। तो व्हाट कैन पाकिस्तान गेन फ्रॉम चाइना? पहला है सीपीईसी प्रोजेक्ट। आप जानते हो ये पाकिस्तान एंड चाइना का बायलैटरल प्रोजेक्ट है। इसमें चाइना के एक पोर्ट से एक ग्वादर पोर्ट तक कनेक्शन स्थापित करना है। सेकंड है चाइना जो है एक प्रोटेक्शन है पाकिस्तान का यूएन के भीतर। जब भी कोई प्रस्ताव वहाँ पर आता है चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। सेकंड है ऑपरेशनल इंटेलिजेंस। अगर मान लो वॉर होता है, कोई दिक्कत हो गई, तो पाकिस्तान को वो मिलिट्री इक्विपमेंट से हो, इंटेलिजेंस से हो, हमेशा वो सपोर्ट करता है। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड्स, ठीक है। यहाँ देखते हैं यूएस की बात करते हैं तो व्हाट कैन पाकिस्तान गेन फ्रॉम यूएस? पहला है इन्वेस्टमेंट इन मिनरल्स। तो देखो पाकिस्तान में कॉपर, लिथियम, गोल्ड, डिफरेंट मिनरल्स का काफ़ी रिच भंडार है। उसमें यूएस पैसा खर्च करना चाहता है। इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को। उसके इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। सेकेंड पॉइंट है डिप्लोमेटिक शील्ड अगेंस्ट इंडिया। देखिए ऐसा पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो यूएस से अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करता है तो यूएस कैन एक्ट एज डिप्लोमेटिक शील्ड अगेंस्ट इंडिया। बट यूएस का मोटिव क्या है यहाँ पर? साउथ एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। कुछ फैक्ट्स को देखते हैं किस कारण से इस पूरे सिस्टम को एक कॉन्ट्रडिक्शन का नाम दिया गया। देखिए पहला कंटेक्स्ट क्या है? तो पाकिस्तान चाहता है उसका जो पसनी पोर्ट है बलोचिस्तान प्रोविंस में, उसमें यूएस क्या करे? इन्वेस्ट करे। एंड वो पोर्ट जो है वो मात्र 70 माइल्स की दूरी पर है चाइना बैक्ड ग्वादर पोर्ट के, एंड ईरान के चाबहार पोर्ट से भी वो काफ़ी क्लोज है। इससे जियोपॉलिटिकल सिस्टम में दिक्कत क्या आ सकती है? तो जो पाकिस्तान का जो स्टेप है ये एक्ट्स एज डायरेक्ट काउंटर टू चाइनीज इन्फ्लुएंस इन अरेबियन सी। सेकंड कहता है ये वाशिंगटन को एक पोस्ट देता है, एक वैल्यूएबल इकोनॉमिक पोस्ट देता है नियर फ्लैगशिप चाइनीज प्रोजेक्ट। सेकंड फैक्ट क्या है? सेकंड डेवलपमेंट कौन सी है? तो पाकिस्तान ने इंडोर्स किया है मॉस्को फॉर्मेट डिक्लेरेशन। तो क्या है ये बेसिकली? देखिए यहाँ पर ये एक मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। इन्होंने क्या किया है? रिजेक्ट किया है, खारिज किया है ट्रंप के प्लान को टू टेक कंट्रोल ऑफ बागराम एयरबेस। कहाँ पर है ये? अफगानिस्तान के भीतर है। एक तरफ क्या हो रहा है? पाकिस्तान जो है यूएस को बोल रहा है तुम मेरे पसनी पोर्ट पर इन्वेस्ट करो। सेकंड वो क्या करता है? मॉस्को के एंटी यूएस डिक्लेरेशन को सपोर्ट कर देता है। अब देखते हैं पॉसिबल रिपरकशंस ऑफ दिस स्टेप। पाकिस्तान ने जो गेम खेला है उसके प्रोबेबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? पहला है कि ये एक राइवलरी क्रिएट कर सकता है अमंग चाइना, यूएस, पाकिस्तान, इंडिया। क्यों? तो पसनी पोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में है। उसको ये चाहता है डेवलप करना यूएस की मदद से। अगर हम बात करते हैं चाबहार पोर्ट की, वो कहाँ है? ईरान में है। वहाँ पर इंडिया ने पैसा लगाया हुआ है।
फिर ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। किसके हेल्प से डेवलप कर रहा है? चाइना के हेल्प से डेवलप कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? बलूचिस्तान प्रोविंस में जो ऑलरेडी काफ़ी वोलेटाइल है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपीटिंग पावर्स का जमावड़ा लग जाएगा, जैसे कि यूएस, चाइना, इंडिया। तो बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं मैप से। देखिए मैप पे हमने मार्क कर रखा है ए एंड बी। ए जो है वो मोटा मोटा कह सकते हैं पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है। बी जो है ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है। तो बलूचिस्तान में 2 पोर्ट्स आ जाएंगे, ग्वादर पोर्ट, पसनी पोर्ट, पाकिस्तान के भीतर। बी क्या है? सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पर आता है चाबहार पोर्ट। बेसिकली उस सर्टेन एरिया में इंपॉर्टेंट राइवल पावर्स, कंपीटिंग पावर्स आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है? इस पूरे एरिया के एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनने की। लास्टली कंक्लूड करते हैं प्रीलिम्स के फैक्ट से। देखिए हमने क्या बोला था कि पसनी पोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, चाबहार ईरान में। तो जिस क्षेत्र में लाई करते हैं उसको बोलते हैं मकरान कोस्ट। क्या है ये? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये एक प्लेटू है बलूचिस्तान का, जो कि शेयर होता है बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। तो पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि क्या मकरान कोस्ट पर ही तीनों पोर्ट्स लाई करते हैं, उसके आसपास ही? तो हाँ, ऐसा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसको नाम क्या दिया गया है? मैलिएबल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मैलिएबल का मतलब क्या होता है? वैसी चीज़ जिसको हम, वैसा विचार जिसको इजीली इन्फ्लुएंस कर सके, हम चेंज कर सकें। इस आर्टिकल में देखेंगे हम बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड देन डिस्कस करेंगे कि इस कंडक्ट में, इस कोड में कई चीज़ों को मना किया गया है। जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं उसको मना किया गया है, बट तब भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं डिफरेंट रास्ता निकाल लेती हैं उनको करने के लिए। तो इसको कह सकते हैं हम कि ये एक मैलिएबल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको इजीली हम चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा है क्या ये? तो एक गाइडेंस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। सिंपल सा गाइडेंस होता है। ये इवॉल्व कैसे किया है? तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की सहमति से, उनके खुद के कंसेंसस से। फिर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है ये, ठीक है। हाँ, ये मतलब वॉलंटरी इसका पालन करिए आप, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। तो कहता है इसका टाइमिंग क्या है? तो ऑपरेशनल फ्रॉम डेट एट विच द इलेक्शन इज शेड्यूल्ड एंड टिल द डेट ऑफ रिजल्ट। तो जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाता है उसके बाद से रिजल्ट के डेट तक ये कंडक्ट चलते रहता है। अब देखिए 2 कंसर्न्स यहाँ पर हैं, इस पर डिस्कशन हम आगे फर्दर करेंगे। पहला है कि डज नॉट रेस्ट्रिक्ट ऑनगोइंग प्रोग्राम, समझेंगे इन चीज़ों को। सेकंड कहता है डज नॉट रेस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट ऑफ न्यू स्कीम्स जस्ट बिफोर द डेट ऑफ इलेक्शंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो शुरू कब से होता है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना? 1990 से। इसको रिवाइज किया गया है 2013 में ECI के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ बातें कही गई हैं। ये मना करता है कि आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डेट ऑफ इलेक्शंस क्या होगा? आप सर्टेन स्कीम्स को, फिनेंशियल ग्रांट्स को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, मतलब न्यू स्कीम्स को आप अनाउंस नहीं कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है? देखो लोग करते क्या हैं कि चुनाव का डेट मान लो आने वाला है किसी सर्टेन मंथ में, उसके 1 महीने पहले ही वो कोई स्कीम ले आएंगे। मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करेगी? चुनाव के डेट के अनाउंस होने के जस्ट पहले नए प्रोग्राम्स को वो डिसबर्स करना शुरू कर देती है, जिससे कि कह सकते हैं एक प्रभाव पड़ सकता है। एक पॉइंट देखिएगा कि 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने क्या बोला था कि इस MCC को आप लीगली बाइंडिंग कर दो, लीगली इन्फोर्सेबल कर दो। बट जो हमारा चुनाव आयोग है उसने कहा कि नहीं, ऐसा करना दिक्कत वाला हो सकता है, बिकॉज इलेक्शंस हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन सर्टेन लिमिटेड टाइम, जिससे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए अगर हम जाते हैं उसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा, और उस सर्टेन टाइम तक हम चुनाव को कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। ये पॉइंट्स आप अपने मेंस में लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चंस क्या राइज होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको रिमूव कर देना चाहिए, इसको लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए। क्योंकि हमने क्या देखा, इन स्पाइट ऑफ दिस MCC जो पार्टीज है, कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शन के डेट के अनाउंस होने के जस्ट पहले क्या करते हैं, नई स्कीम्स को ले आते हैं, नए ग्रांट्स को लेके आते हैं, जिससे कि एक मैनिपुलेटिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है इलेक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। अगर पूछता है एग्जाम में कि क्या इस टर्म को संविधान में मेंशन किया गया है, तो यस, आर्टिकल 19(2) के भीतर, आर्टिकल 129 के भीतर, आर्टिकल 215 में। बट अगर पूछता है कि संविधान में क्या इस टर्म को डिफाइन किया गया है, तो नहीं, ऐसा नहीं किया गया, बस नाम मेंशन किया गया इसका। तो इसको डिफाइन कहाँ पर किया गया है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2 में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के सेक्शन 2 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पैराग्राफ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है? तो वैसे कोर्ट्स जिसका डिसीजन आर केप्ट इन रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है?
वैसे कोर्ट्स जिसका कि डिसीजन रिजर्व करते हैं हम, मतलब इसको रेफर कर सकते हैं फ्यूचर में भी। इसमें इम्प्लाइड मीनिंग क्या है इसका, तो ये एक पावर देती है कोर्ट्स को कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग लोगों को पनिश करने के लिए। मतलब यहाँ से एक इम्प्लाइड पावर क्या है, जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट इट्स ओन अथॉरिटी। इसके लिए वो अगर उसको लगता है कंटेम्प्ट की बात हो रही है तो पनिश भी कर सकता है वो। तो कंटेम्प्ट होता क्या है, इसको डिफाइन किया गया है, हमने बताया अभी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2 में। तो ये क्लासीफाई करता है सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट? willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, other process of court or willful breach of undertaking given to a court। मतलब कोर्ट की बात को ना मानना, वहाँ पे अपीयर ना होना, एग्जाम्पल्स हैं इसके। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो एज पब्लिकेशन बाय वर्ड्स स्पोकन या रिटन एज साइंस बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरह से कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, उसकी अथॉरिटी को लोअर करना, या फिर कोर्ट के चलते हुए कार्रवाई में आप इंटरफेयर करते हो, मतलब कोर्ट के रिगार्डिंग गलत खबर छापना, किसी विटनेस को, किसी जूरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, अल्टीमेटली कोर्ट के काम में बाधा डालना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मे इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग सुओ मोटो, मतलब ऑन इट्स ओन मोशन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस दिए गए इसमें, जैसे कि अश्विनी कुमार घोष केस है, अनिल रतन सरकार केस, जयराजन केस है, लक्ष्मी नारायण केस है। डिफरेंट केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पावर को काफ़ी कॉशन से यूज़ करना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या है कि मेयर फेयर क्रिटिसिज्म डज नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट। कंक्लूड कैसे करता है, देखिए, बोथ द स्टेट एंड सिटीजन नीड टू अंडरस्टैंड दैट एनी काइंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन would not only amount to contempt, it would also detrimental to democratic principles affecting delivery of substantive justice। बिकॉज कंटेम्प्ट से क्या होता है, आप जुडिशरी की अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हो, एंड एक स्मूथ रनिंग ऑफ कंट्री के लिए क्या ज़रूरी है, फेयर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक शॉर्ट न्यूज़ है ये, इसमें कहा गया है कि जो नौड़ा देही सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, उसको थर्ड होम के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है। किसके रिगार्डिंग? चीतास के रिगार्डिंग। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थर्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ चीता बनने वाला है भारत में। कहाँ एक्चुअली इसका लोकेशन क्या है? अपर विंध्यन रेंजेस पूछ सकता है एग्जाम में। ये गंगा नर्मदा बेसिन के बीच में लाई करता है, एक कॉरिडोर के रूप में काम करता है। पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बताना है आपको, ये दोनों कहाँ पर है, और इनडायरेक्टली ये कनेक्ट करता है बांधवगढ़ को रानी दुर्गावती सेंचुरी से। देखो इस आर्टिकल में एक टर्म दिया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, इस टर्म को समझ लेते हैं हम। तो क्या है बेसिकली, ये रेगुलेट करता है इंटायर एक्टिविटी अलोंग द 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इसको लाया कैसे गया था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, ठीक है। ये बचाता है, कंजर्व करता है कोस्टल इकोसिस्टम को, इसका उद्देश्य यही है। इसको नोटिफाई किया गया है 1991 में। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है रिगार्डिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम। ये क्लासीफाई करता है 1 to 5 रीजन्स में किसको, कोस्टल जोन ऑफ इंडिया। तो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट जान लीजिए इसको। आर्टिकल है ब्राज़ील COP30 एंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आप जानते हो यूएन का 30th क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला है? बेलेम ब्राज़ील के भीतर 6 नवंबर से 21 नवंबर में। प्रीलिम्स के लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इन 3 न्यू इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने की बात हो रही है। पहला है TFFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, सेकेंड है UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल, थर्ड है डिक्लेरेशन ऑन हंगर पॉवर्टी एंड क्लाइमेट। तो फर्दर डिस्कशन हम डेवलपमेंट्स के बाद करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक नाम दिया गया सर्पेंस कपू। क्या है ये? देखो एक बड़ा कंस्टलेशन है सर्पेंस, उसके 2 पार्ट्स हैं, मतलब वो 2 पार्ट में स्प्लिट करता है। उसका एक पार्ट है सर्पेंस कपूर। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि ये क्या होता है? एक कंस्टलेशन है। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ क्या है कि चाइनीज वर्सिटीज डोमिनेट QS इंडिया रैंकिंग्स, इंडिया स्लिप। देखो यहाँ पर एक पॉइंट जानने का है कि चाइना हैज़ ओवरटेकन इंडिया एज मोस्ट रिप्रेजेंटेड लोकेशन इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग। मतलब इस पूरे रैंकिंग में अगर बात करें चाइनीज वर्सिटीज़ की तो 394 है, इंडियंस की तो 294 है। इसलिए चाइनीज जो संस्थाएं हैं उनका नंबर सबसे ज़्यादा है इस बार इस रैंकिंग में। सेकेंड पॉइंट है कि 7 इंडियन संस्थाओं ने टॉप 100 में जगह बनाई है। अगर IIT दिल्ली की बात करें वो हाईएस्ट रैंकिंग पर है 59, और टॉप पोजीशंस किसको किसको मिले हैं, मतलब किस लोकेशन पर है? हांगकांग, सिंगापुर एंड चाइना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।